हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम फ्रांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज में। तो ऑलरेडी हमने फैक्चुअल जो भी फैक्ट्स थे इम्पोर्टेंट फ्रांस के, चाहे वो फेस्टिवल से थे, चाहे वहाँ के रिलीजन से थे, है ना, वहाँ की जियोग्राफी को लेके हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। इवन हिस्ट्री भी डिस्कस की है हमने। इम्पोर्टेंट फिलोसफर, है ना, पॉलिटिशियन, थिंकर्स, इवन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। तो अब इनमें से जो कुछ रह गए होंगे बच्चों फैक्ट्स, तो उनको कुछ हम कवर कर लेंगे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तहत, है ना। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हालांकि अब मैं काफ़ी सारे बच्चों की गुजारिश थी कि सर वीडियोस छोटी छोटी लाओ। बच्चों, मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मैं वीडियोस को छोटा रखूँ, लेकिन क्या होता है जब मैं कोई फैक्ट पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मुझे बताना होता है आप सभी को। अगर वो चीज़ मैं मिस कर दूंगा, डायरेक्टली मैं आपको फैक्ट बता दूंगा, वो बस रटने वाली जैसी बात हो जाएगी। फिर आपको समझ नहीं आएगा उसके बैकग्राउंड में क्या था, वो चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुआ। तो वो बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा फिर, और उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा हमारे पढ़ने का। फिर हम भूल जाएंगे एक टाइम के बाद। तो ऐसा इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी देता हूँ उसके बारे में। ये मत सोचिएगा मैं बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ, डीप नहीं आएगा। इजी आएगा बच्चों, इजी ही। बट जब आपने पूरा बेस बनाया हुआ होगा अपने जीके का, फैक्ट का, पर्टिकुलर कंट्री, आप फिर तो कहीं से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली जवाब दे पाओगे। जरूरी नहीं है बच्चों जो मैं फैक्ट पढ़ाऊं, जो मैं सॉरी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाऊं वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैसे भी बन सकते हैं। बट हाँ, ये क्वेश्चन जो भी आएंगे यहीं से रिलेट होंगे। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, डेफिनेटली। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा और थोड़ा सा पेशेंसली वीडियो को वॉच करना होगा। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो या कहीं बिजी हैं, कहीं जाने वाले हैं, तो उस वक्त आप उस वीडियो को मत देखें। आने के बाद आप उस वीडियो को स्टार्ट करें। आप अपनी प्लानिंग रखें स्टडी की, तभी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ताकि क्या होता है, बीच में काम आ जाए। वीडियो थोड़ी लेंदी होती है, 30 मिनट, 40 मिनट, इवन एक वीडियो 50 मिनट की भी है। तो थोड़ा टाइम लेके आप पढ़ें, ठीक है बच्चों। सॉरी। तो चलो देखते हैं आगे। पहला है क्वेश्चन, विच किंग बिल्ड द बेस्टाइल फोर्ट्रेस इन पेरिस। सो हालांकि दोस्तों हमने इसके बारे में भी पढ़ा है, एक्चुअल क्वेश्चन। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट करूँगा उससे क्या होगा, आप रिकॉल करना, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करना कि आप देखो कि कितना रिकॉल कर पाते हो उस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो चलो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है लुई 16। हमको पता है जो लुई 16 थे वो फ्रांस के लास्ट किंग थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ये जो लुई 16 थे और जो मैरी एंटोनेट थे, इनको गियोटिन कर दिया गया था, है ना। और ऐसा क्यों किया गया था आप सभी को पता है। फ्रांस में रिपब्लिक आ गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ये उस टाइम के किंग थे, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, हेनरी फिफ्थ। तो हेनरी जो फिफ्थ हैं दोस्तों, आप अगर पढ़े रहे होगे थोड़ा सा पता होगा। फ्रांस के जो किंग है, टाइमलाइन थोड़ा सा देख लोगे जो इम्पोर्टेंट है, तो ये कहीं से भी फ्रांस से नहीं बिलोंग करते। ये इंग्लैंड के किंग है ना। तो ये भी एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का हट जाता है। तो ओवरऑल बच्चों जब मैं पढ़ाता हूँ ये ही मकसद होता है कि अगर आप ओवरऑल नॉलेज होगी तो आपको अगर डायरेक्टली आंसर भी नहीं पता होगा तो आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो इजिली। एलिमिनेट मेथड, जो कोई भी बोलता होगा ना, एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर गेस कर सकते हो। तो बच्चों ये भी एक तरीका तो है, बट उसके लिए पहले आपको होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना।
तभी आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि फिर तो आप जय माता दी बोल के तुक्का लगा लो, है ना। ऐसा होता नहीं है। जो इंटेलिजेंट गेस मारते हैं, जो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, वो बेस ऑफ नॉलेज होती है दोस्तों। अगर आपको पता होगा, आपकी नॉलेज है कि ये लुई किंग जो 16 थे, कब के टाइम के पीरियड के थे, हेनरी फिफ्थ कौन थे, इवन लुई 15 थे, वो कौन थे, है ना, तभी आप कर पाओगे। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं दोस्तों, चार्ल्स फिफ्थ हैं। ये जो लुई 15 हैं, आपको पता होगा एक जो वहाँ की टर्म फ्रेज है, जो फेमस टर्म है, फ्रेज है, आफ्टर मी डेल्यूज, उसके लिए फेमस है। इनको डिनोट किया जाता है, ये जो टर्म, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इडियम्स आप बोल सकते हो, आफ्टर में डेल्यूज, लुई 15 को डिनोट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पूछा जाएगा। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। हेनरी फिफ्थ इंग्लैंड से हो गए, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किंग थे, है ना, और लास्ट किंग थे। तो ऐसे ही ये जो चार्ल्स दो फिफ्थ थे, इन्होंने ही बेस्टाइल फोर्ट बनवाया था। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है, ये बेस्टाइल जो फोर्ट था, इसको किस लिए बनाया गया था और बाद में किस लिए यूज किया जाने लगा था, है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आप चाहो मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस है दोस्तों, पेरिस के ईस्टर्न साइड, जो उस टाइम पे 100 ईयर ऑफ वॉर लड़ी जा रही थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसी के टाइम के आसपास ये जो बेस्टाइल फोर्ट्स 14 सेंचुरी बोल सकते हो, के आसपास बनाया गया था, ताकि फ्रांस, ये जो पेरिस शहर है दोस्तों, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना, एनिमी से, खासकर इंग्लैंड से। तो इसका ये आंसर आपको पता चल गया होगा। ये जो चार्ल्स द फिफ्थ थे, इन्होंने ही फोर्ट्रेस, बेस्टाइल फोर्ट्रेस बनवाया था पेरिस में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हाँ कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए दोस्तों कि बेस्टाइल फोर्ट्रेस कहाँ पे था, कहाँ, है ना, तो वो पेरिस में था, फ्रांस के। तो ये भी एक चीज़ है आपको याद रखने की। तो इतना तो आप याद रखो। और जब भी दोस्तों आप कोई कंट्री पढ़ो, तो उसकी कैपिटल करेंसी जरूर याद रखने की कोशिश करो। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं और देखें जरूर, और उसकी लोकेशन मैप पे मैपिंग करना जरूर आना चाहिए आपको दोस्तों। तभी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल जो मैप है आपके माइंड में सेव करके बन जाएगा, और आप क्लियरली देख पाओगे कोई सी भी कंट्री कहाँ पे है, विदाउट विदाउट एनी मैप, विदाउट एनी मैप, है ना। उसकी हेल्प नहीं लेना पड़ेगा आपको मैप की, है ना, फिजिकल या जो भी। बट हाँ, अगर आपने माइंड में अपने, इसको बोलते हैं माइंड मैप, माइंड में अपने मैप को बना रखा है, मैपिंग कर रखी है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एंडेड। अब हमें तो पता है दोस्तों, अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेरी जो सीरीज है, 3 से 4 वीडियो या 5 वीडियोस मैंने बनाई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा कवर किया है। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सारी वीडियोस देखें, इवन फ्रांस की सारी वीडियोस को देखें। सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक वीडियो एक दूसरे से। तो आपको ह्यूज नॉलेज मिल जाएगी फ्रांस के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। आप समझ पाओगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, है ना। तो ये जो अब क्वेश्चन है आपसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। तो हमें पता है दोस्तों, ये जो 1789 में एक इवेंट हुआ था, बेस्टा स्टॉर्मिंग ऑन बेस्टाइल फोर्ट्रेस। तो यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है ना। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है, 1792, 1791 में अराउंड, ये समझ लो 92, 91, 92 के बीच में फ्रांस जो है रिपब्लिक हो गया था। और ऑप्शन एक, ऑप्शन डी है, अगर देखें तो 1804 जो फ्रांस था दोस्तों, आपको पता होगा, वहाँ पे लास्ट में, वहाँ वहाँ पे कुछ मेंबर को फॉर्म करके एक डायरेक्टरी बनाई गई थी, है ना। एक डायरेक्टरी में 5
5 मेंबर पीपल थे जो कि डिसीजन लेते थे, सारी चीज़ें थी। और जो वहाँ पे जिसको एक पार्लियामेंट टाइप का बोल सकते हो, जो नियम लागू बनाती है, लॉज बनाती हैं, उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था। उसी को देखते हुए जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, खुद को क्या बना लेते हैं दोस्तों, एम्परर बना लेते हैं फ्रांस का। कब? 1804 में, राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1801 या 1800 में आप समझ लो वो अपने आप को काउंसलेट बनाते हैं फ्रांस में। बट लेटर 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देते हैं। तो अब हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है। और मैं आपको बताऊं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ही वो 1789 से लेके 1799 तक। तो एक पॉइंट आप नोट कर लो कि ये 10 साल तक एक तरीके से चला था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था कब खत्म हुआ था? 1799 में। क्योंकि 1781 या 1801 को आप मान सकते हो या 1800 को मान सकते हो कि जो फ्रांस था, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को काउंसलर बना लिया था वहां पे, राइट। काउंसलेट में क्या होता है दोस्तों? उसमें 3 मेंबर होते हैं, है ना, जिसपे बोनापार्ट अपने आप को सुप्रीम लीडर बना लेते हैं। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। एक एक डेट, एक एक सारी चीजें यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे मैं क्विज छोड़ के जा रहा हूँ, और आप सभी अटेम्प्ट करेंगे वीडियो को यहीं पे पॉज करके। अगर नहीं पता, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो या अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हो जो आपने बनाया होगा। तो आप मुझे बताओ, जो किंग लुइस 16 और मैरी एंटोनेट थे, उनको गियोटिन किस ईयर में किया गया था? ये आप सभी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्विज लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो। विच लेडी कैरेक्टर वॉज ए नेशनल सिंबल ड्यूरिंग फ्रेंच रिपब्लिक? तो आपको इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। एक वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था भारत माता का, है ना। एक्चुअल में ऐसा कुछ पर्सनालिटी नहीं है हमारे देश में भारत माता क्या है, बट एक पर्सोनिफिकेशन है जिसको हम डिनोट करते हैं कि भारत माता, है ना। आपने कुछ ऐसी पिक्चर भी देखी होगी जिसमें एक लेडी बना दी गई होती है इंडियन झंडे के साथ, मैप बिहाइंड में होगा भारत माता, तो हम भारत माता बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा कभी हुआ नहीं था, वो कभी पैदा ही नहीं हुए थे, बट हाँ, हमने एक पर्सोनिफिकेशन बना रखा है भारत माता। ऐसे ही फ्रांस में एक सिंबल था, पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हो, फ्रेंच जब रिपब्लिक था ड्यूरिंग, है ना, या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उस टाइम पे एक लेडी कैरेक्टर थी, है ना, जिसको नेशनल सिंबल बनाया गया। तो आप मुझे इसमें से सही ऑप्शन बताने वाले हो, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बट चलो हेल्प ले लेते हैं। हालांकि मैं इन तीनों में से किसी के बारे में नहीं बताने वाला। तो आपने पढ़ा होगा मैरियाने। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है, ये जो मैरियाने थी, ये फ्रांस की के जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, है ना, नेशनल सिंबल्स, आपको याद है? याद करो, आप रिकॉल करो। मैंने नेशनल सिंबल्स के एक वीडियो बनाई हुई है ना, इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स एंड ऑल। तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये एक नेशनल सिंबल बनी फ्रेंच रिपब्लिक की, जो कि लेडी कैरेक्टर है। पर्सोनिफिकेशन आप बोल सकते हो। अगर यहाँ पे लेडी कैरेक्टर ना आए, पर्सोनिफिकेशन आ जाए, तो आपको ये नाम याद रखना है, हरियाणा। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर बार जेएनयू या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है एस्ट्रोनॉट के बारे में, फर्स्ट इन स्पेस के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं दोस्तों, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। तो हर तरीके से आपसे हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज फर्स्ट फ्रेंच एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस? सिंपल सी बात है, जब हम रसिया पढ़ेंगे उस वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, अब फैक्ट्स वहाँ से आते हैं निकल के कि कौन फर्स्ट फर्स्ट वुमन इन स्पेस, फर्स्ट मैन इन स्पेस। इस तरीके के क्वेश्चन जेएनयू रिपीट भी करता है। अगर जेएनयू के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना,
मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, हो सकता है अगर आपसे फ्रेंच एस्ट्रोनॉट पूछ ले या जापानीज एस्ट्रोनॉट पूछ ले, चाइनीज पूछ ले, तो वो भी हमें पढ़ के रखना है। इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके लिए। तो सीधा सा आंसर है दोस्तों, जीन लॉ चैटियन। हालांकि मेरी प्रोनाउंसिएशन वीक है, मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ये है वो पिक्चर, देख सकते हो, राइट। ये फ्रांस के सिटीजन है, तो इस पिक्चर को रिलेट कर सकते हो इस नाम के साथ। और ये पहले पर्सन थे जो वेस्टर्न यूरोप था वहां से गए थे। आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर का टाइम था, है ना, उस टाइम पे एक सोवियत था, है ना, जिसको आज हम रसिया बोलते हैं। पहले ये सोवियत था, उसमें अराउंड 15 कंट्रीज थी, है ना, 14 टू 15 कंट्रीज नेशन थे सोवियत यूनियन में। हालांकि 1989 का ऐसा दौर रहा कि वहाँ उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए और सोवियत यूनियन भी वहाँ पे टूट गया। कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, सबको फ्रीडम मिल गई, रसिया से अलग हो गए, रसिया अपने आप में एक अलग कंट्री बना। तो उस टाइम पे देखा जाए, मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो रसिया है वो दो कॉन्टिनेंट में आता है। एक हिस्सा है जो कि यूरोप में आता है, एक हिस्सा है जो कि एशिया में। हालांकि एक ऐसा टर्म है यूरेशिया, है ना, तो रसिया जो है यूरेशिया का पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो यूरोप वाले पार्ट में है ना। वो रसिया में एक फेमस माउंटेन रेंज है ना। तो वो आप, अगर आप किसी को भी पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरेशियन रसिया और जो यूरोप का रसिया है उसको अलग करता है ना, या नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है। तो ये चीज आप देखिएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, सॉरी, वेस्टर्न यूरोप। तो इस चीज को समझो, जो हालांकि यूरोप भी आता है, सॉरी, रसिया भी आता है यूरोप में। तो इसलिए सबसे पहला जो एस्ट्रोनॉट था, जो मैन थे, मैन एस्ट्रोनॉट था या वुमेन थे, वो रसिया से गया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वेस्टर्न यूरोप, है ना। वेस्टर्न यूरोप का मतलब जहाँ पे आपकी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इधर आ जाओ आप, फ्रांस, है ना। तो ऐसी कंट्रियां हैं जिसमें है। तो यहाँ से, ये जो कंट्री है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस, तो यहाँ से एक एस्ट्रोनॉट थे, जीन लॉ चार्तैन। तो इनको भेजा गया था, है ना। ये स्पेस स्टेशन है, उसका नाम है द सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन, जून 1982 में। आप सभी को मैंने जैसे अभी बताया कि जो कोल्ड वॉर था वो 1947 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, और ये चला था 1989 1990 तक। आप मान सकते हो 1989 में, ये समझ लो, ये 90, आपका एक पता होगा बर्लिन वॉल था, मैंने जब जर्मनी पढ़ाया था उसमें बताया था, उसका टूटना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, जैसे अभी मैंने बताया, सोवियत यूनियन टूट गया था, सारी कंट्रियां अलग इंडिपेंडेंट हो रही थी, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन था। तो ऐसा ही एक टाइम लाइन था 1982, जहां से फर्स्ट फ्रेंच एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे, है ना। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं, 1960s का जो टाइम था उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए, वो भी रसिया से स्पेस को लेके। वहाँ से काफ़ी दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रही। हालांकि जब मैं रसिया पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, है ना, कि वो कौन थे जिनको स्पेस में पहले भेजा गया था। उससे पहले एक डॉग भी था, उसका नाम है लाइका डॉग, उसको भी स्पेस में भेजा गया था। ऐसे ही जो वुमेन थी पहली, वेलेंटीना तरस्कोवा, उनको भी स्पेस में भेजा गया। वो 1960s की बात है, रसिया ने भेजा। उसके बाद और भी गए होंगे, लेकिन अगर फ्रांस की बात आए तो अ, फ्रांस ने अपने पहले एस्ट्रोनॉट को ये जो सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन है वहाँ से जून 1982 को इनको भेजा गया था। तो
इसलिए मैं इस पे थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बैकग्राउंड एक एक दूसरे से अपने आप डॉट कनेक्ट कर पाओ विद इन द टाइम लाइन, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, कोल्ड वॉर का टाइम, उनके बीच की टाइम लाइन, है ना। आपको रटना ना पड़े, इजली रिमेंबर रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगेन पूछा जा रहा है आपसे एक क्वेश्चन, हालांकि मैं इसका आंसर आपसे नहीं दूंगा, सॉरी आपको डायरेक्टली नहीं दूंगा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हर कोई बताएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत डीप में हर तरीके से जियोग्राफी वाला जो वीडियो है इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, और भी वीडियोस हैं उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैपिंग कराई है, कवर कराया है, तो आप मुझे बताओगे इसका आंसर। तो आपसे पूछा जा रहा है विच रिवर पासेस थ्रू पेरिस। हालांकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आते रहे हैं जेएनयू के एग्जामिनेशन में, अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपसे पूछा जा सकता है अगेन, तो आप मुझे बताओगे। तो यहाँ पे दो चीज हैं, आप मुझे पहले तो ये बताओगे कि उस रिवर का नाम जो पेरिस से गुजरती है, दूसरी फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम, आप दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। हर कोई अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके तुरंत आप अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर आगे आप बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों अगला, व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट इन्वेडेड रसिया। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये जो नेपोलियन था, इन्होंने काफी सारे वॉर लड़े हैं, जिनको नेपोलियनिक कोड या नेपोलियनिक वॉर भी बोला जाता है ना। तो इस तरीके से आप समझो, आपको मैंने टाइमलाइन बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का एक तरीके से डिक्टेटर या एम्परर आप बता बोल सकते हो, उन्होंने अपने आप को एम्परर बनाया। देन उसके बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, 1804 से 15 तक, जिसमें कुछ लड़ाइयाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, वाटरलू की लड़ाई, है ना। तो इसमें से एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसको बोला जाता है फ्रेंच इन्वेजन ऑफ रसिया, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेपोलियन ने इन्वेड किया था कब, 24 जून 1812। हालांकि आप डेट मत याद रखिए, मंथ ना भी याद रखें, आप इस ईयर को याद रखिए। इसी के 3 साल बाद वाटरलू की लड़ाई हुई थी, है ना, जिसमें नेपोलियन हार गया था, उसके बाद एग्जाइल होना पड़ा था। तो 1812 में इन्होंने इन्वेट कर दिया था रसिया को। हालांकि आज तक कोई भी रसिया जिस तरीके से रसिया से जीता नहीं है इन्वेट करके, क्योंकि रसिया इतना बड़ा है, वहाँ पे उनका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, हार्श विंटर। नेपोलियन तो नेपोलियन, हिटलर भी की भी इतनी बड़ी आर्मी थी, उनको हार का सामना देखना पड़ा था जब भी किसी ने इन्वेट किया था। तो इसी तरीके से जो आर्मी थी नेपोलियन बोनापार्ट की, द ग्रांदे आर्मी, जिसको लीड कर रहे थे फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने नेमन रिवर को क्रॉस करके रशिया पे, नेमन रिवर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पोलैंड से, है ना। तो उसके बाद उसको क्रॉस करके, नेमन रिवर को क्रॉस करके अटैक किया था रसिया के ऊपर, है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, इन्वेडिंग रसिया फ्रॉम प्रेजेंट डे पोलैंड, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें क्या हुआ था वो भी मैंने बता दिया। ये जो वॉर थी डिजास्टर साबित हुआ फ्रांस के लिए, और यहीं से ये जो नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी है काफ़ी डिक्लाइन हो गई, और उसके बाद से ही नेपोलियन को हार का सामना देखना पड़ा। इनको 2 बार एग्जाइल होना पड़ा था। पहली बार जब हारे तो एक आइलैंड पे एग्जाइल कर दिया गया, लेकिन वो पास के ही आइलैंड पे थे, वहाँ से सीधे फिर से आ गए थे। उन्होंने अपनी कंट्री को समझाया, स्पीचेस दिए, यूनाइट किया लोगों को, फिर से वाटरलू की लड़ाई पे उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, जिसमें अगेन वो हारे। तो उनको सेंट हेलिना नामक आइलैंड, जो कि इंग्लैंड का आइलैंड था, वहाँ पे भेज दिया गया, जहाँ पे उनकी 1821 में मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको रिकॉल कराने के लिए, टाइमलाइन बताने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो एक बार मैप देख लेते हैं, है ना। ये है बाल्टिक सी, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे। ये अभी एक मैप, इस साइड ये है रसिया का उस टाइम का पार्ट, है ना।
क्योंकि ये है पोलैंड, ये है लिथुआनिया, बेलारूस। तो रशिया काफ़ी तरीके से काफ़ी फैला हुआ था, है ना। तो एक तरीके से ये उस टाइम का है जब सोवियत यूनियन था, है ना। ये है पोलैंड, ये है जो मार्क्ड रिबर है ना, इस तरीके से मार्क रिबर है। तो इसी को नेमन या एक और नाम है नेम राउस, ऐसे इस नाम से आप जान सकते हो। तो इस नाम का रिवर है, ये है नरमौस या नेमस रिवर। तो ये है नेमन रिवर, नरमौस रिवर, इस नाम से आप जान सकते हो। ये यहाँ से आपको बस मैपिंग करने के लिए बताया। ये है पोलैंड, आपको पता है पोलैंड के इस साइड कौन सी कंट्री है, जर्मनी। तो इसको क्रॉस करके अटैक किया था रसिया पे। उस टाइम तक मैं आपको याद दिला दूं, अभी जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था, ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। अगला मैं आप क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, विच वन इज द हाईएस्ट पॉइंट इन फ्रांस। ये भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है, तो इसका डायरेक्टली आंसर बनता है माउंट ब्लैंक, है ना। इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स रीजन, है ना। ये भी वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है 4808 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ये सेकंड हाईएस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में एक और माउंटेन आता है, माउंटेन अल्ब्रस, जो कि काकास माउंटेन रीजन में है। और ये जो माउंटेन है ये रसिया का माउंटेन है, हाँ, है ना। रसिया जब कंट्री की बात करें, अगर यूरोप की बात करें, तो ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट एल्ब्रस। तो अगर फ्रांस की बात करें तो माउंट ब्लैंक। तो ये है एल्प्स, ये है इटली, आपको देखना चाहिए। ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आप जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो एल्प्स रीजन है ऐसे है ना, एल्प्स। तो फ्रांस में भी आता है, स्विट्जरलैंड में भी आता है, इटली में भी थोड़ा पार्ट है। तो यहीं कहीं पे माउंट ब्लैंक है फ्रांस में। आपको कभी भी ऑप्शन आए इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या जर्मनी, तो उसमें से आपको फ्रांस पे ही टिक लगाना है। और ये 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये एक मैप और लगाया है मैंने, यूरोप का मैप है पूरा। तो ये है आपका फ्रांस, यहाँ पे कहीं लाया करता है आपका माउंट ब्लैंक। इटली है, सम पार्ट जो है स्विट्जरलैंड का है, फिर ऑस्ट्रिया का है ना। अब दोस्तों ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन मत होना, है ना, कंफ्यूज मत। ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट है ना। और ये जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप में आता है ना, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो चीज़ें देख सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आगे के पार्ट में, आगे की वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप पूछे जाते हैं हमेशा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं पुनीत तिवारी विदा लेता हूँ आपसे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।